डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। पीएम नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त कर सकते हैं जारी। करोड़ों किसानों को मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसलों की कटाई से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला। फसल कटाई की अवधि के दौरान राजस्व कर्मियों की किसी अन्य ड्यूटी पर लगाई रोक। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2024-25 खरीफ विपणन सत्र के लिए 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का अनुमानित लक्ष्य रखा। राज्य में सहकारी समितियों और धान खरीद केंद्रों के माध्यम से की जाएगी खरीद। और बिहार के कई जिलों में बाढ़ के कारण 15 लाख से अधिक लोग प्रभावित। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी। अब तक 2.5 लाख से अधिक पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक किसान को केंद्र सरकार 6,000 रुपये सालाना रूप से उपलब्ध कराती है। इस योजना के अंतर्गत सालाना 3 बार किसानों के खातों में 2,000 रुपये की किस्त ट्रांसफर की जाती है। अब तक इस योजना की 17 किस्तें किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी हैं और जल्द ही किसानों के खाते में 18वीं किस्त का पैसा भी आने वाला है। कहा जा रहा है कि योजना के अंतर्गत 5 अक्टूबर तक किसानों के खातों में अगली किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि त्योहारी सीजन से पहले ही किसानों के खातों में 18वीं किस्त का पैसा जारी कर दिया जाएगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने खरीफ फसलों की कटाई के सीजन को देखते हुए सभी जिला अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फसल कटाई की अवधि के दौरान राजस्व कर्मियों को किसी अन्य ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। हालांकि विशेष परिस्थितियों में उन्हें दूसरे कार्यों में नियुक्त करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए शासन से पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा। सीएम योगी ने इस संबंध में उप जिला अधिकारी और तहसीलदारों को फसल कटाई प्रयोगों की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए हैं। सभी जनपदों में कृषि, राजस्व और विकास विभाग के अधिकारियों को 15% अनिवार्य निरीक्षण के लिए नामित करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत इम्पैनल्ड बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा 30% क्रॉप कटिंग प्रयोगों का अवलोकन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। फसल कटाई के बाद कटाई प्रयोगों का परीक्षण पोर्टल पर किया जाएगा, जिसके बाद ही उपज का तोल अनुमोदित किया जाएगा। अगली खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2024-25 खरीफ विपणन सत्र के लिए 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का अनुमानित लक्ष्य रखा है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि चालू खरीफ विपणन सत्र में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा करने और सुझाव देने के लिए गठित मंत्री परिषद उप समिति की मंत्रालय नया रायपुर में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। अधिकारियों ने यह भी बताया कि दिवाली त्यौहार और राज्य स्थापना दिवस समारोह
राज्योत्सव को ध्यान में रखते हुए समिति ने 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने पर चर्चा की। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि बैठक में राज्य में पंजीकृत किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदने का भी निर्णय लिया गया। सभी खरीद केंद्रों को इलेक्ट्रॉनिक तोल मशीनों की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। अधिकारियों के मुताबिक पिछले खरीफ सीजन में राज्य में समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड 145 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा गया था और अनुमान लगाया जा रहा है कि चालू सीजन में ये 160 लाख मैट्रिक टन हो जाएगा। अधिकारी ने बताया कि राज्य में 2058 सहकारी समितियों और 2739 धान खरीद केंद्रों के माध्यम से खरीद की जाएगी। और आइए अब बात करते हैं एक ऐसे फ्रिज की जो कि पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर करता है। कश्मीर के बारामूला में गांव को लोग दूध, दही और दूध से बने दूसरे खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए पिछले काफ़ी वर्षों से प्राकृतिक फ्रिज का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इस फ्रिज की खासियत यह है कि इसके लिए बिजली की ज़रूरत नहीं होती। यह है कश्मीर के बारामूला का दूध केंद्रित गांव दुदरान। यहाँ के निवासी बिजली की खपत करने वाले रेफ्रिजरेटर पर भरोसा किए बिना अपना दूध का व्यवसाय संचालित करते हैं। इसके लिए ये लोग पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। 79 घरों वाला ये छोटा सा गांव बहुत खास है क्योंकि यहाँ के लोग लंबे समय से दूध भंडारण की पारंपरिक विधि को अपनाते हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि कई पीढ़ियों तक उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं था, लेकिन उन्होंने दूध का व्यवसाय अपनाया और इसके लिए पारंपरिक विधि को अपनाया। इनमें से कई भूमिहीन हैं, लेकिन वे दूध और अन्य दूध के उत्पाद बनाकर अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ हर दूसरा परिवार पशुधन पर निर्भर है और ज्यादातर गायों पर। हमारे बड़े जो है ना, वो यही भैंस वगैरह गाय रखते हैं, फिर इसको घी दूध बनाते हैं। नाम इसको रखा है था दुदरन, दोदवन था, ये बेहक था पहले, फिर यहाँ से इसको गांव बन गया। ये चश्मा जो है ना, ये उस फ्रिज से अच्छा है, क्यों? ये पानी के ऊपर है। वो जो फ्रिज होता है वो पावर पर है। पहले मक्खन बनाते हैं, फिर घी बनाते हैं और लस्सी, ये सब कुछ घी को हम बिक्री करते हैं। ये हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया है और हम भी इसी को चला रहे हैं सर। हम सिर्फ हमारा काम जो है, सिर्फ हम गाय ये माल मवेशी रखते हैं सर, फिर गाय से दूध लेते हैं, वो इसमें रखते हैं, उसके ज़रिए से मतलब फिर मक्खन बनती है, घी बनती है, लस्सी बनती है सर। बस इसी पे हमारा जो है वो गुजारा होता है। ये जो है सर, ये मतलब 24 घंटे ठंडा ही रहता है, बिल्कुल। ये फ्रिज की तरह नहीं है तो बिजली आई तो ठंडा, नहीं आएगी तो गर्म, नहीं सर। ये 24 घंटा ऐसा ही रहता है। अगर इसमें 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने भी कुछ भी रखेंगे सर, वो खराब नहीं हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा रहता है। कई दशकों से दुदरान की महिलाएं दूध, पनीर और मक्खन को सुरक्षित रखने के लिए दूध खोट का इस्तेमाल कर रही हैं। इस अनूठी पद्धति में दूध को एक छोटे प्राकृतिक गुफा जैसी संरचनाओं में संरक्षित किया जाता है।
और देश में बेबी कॉर्न मक्के की मांग इन दिनों बहुत ज़्यादा है। इसकी खेती किस तरह से की जाए जिससे कि अधिक फसल हासिल हो, आइए जानते हैं। बात करते हैं बिहार के सैलाब की। बिहार के कई इलाकों में अभी भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ के कारण राज्य में 15 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। दरभंगा, सीतामढ़ी, चंपारण, कटिहार, खगड़िया और मधेपुरा में बड़ी संख्या में लोग बाढ़ से घिरे हैं। सड़कों पर भी 2 से 3 फीट पानी बह रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक बुधवार को भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से राहत कार्य चलाया गया। करीब 90,000 सूखे राशन पैकेट बांटे गए। अब तक लगभग 2,60,000 पीड़ितों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने निकाला है। एसडीआरएफ की 17 और एनडीआरएफ की 16 टीमें इस कार्य में जुटी हुई हैं। इस बीच बागमती नदी में आई बाढ़ से बिहार के सीतामढ़ी जिले के बेलसंड, रुन्नीसैदपुर, बेरगनिया में हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ सैलाब दिखाई पड़ रहा है। कहीं घुटने भर तो कहीं कमर भर हर तरफ पानी का बहाव तेज हो रहा है। सरेह में तो हर तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है। ऐसी आफत 20 साल बाद लोग देख या सुन रहे हैं। बागमती का पानी सोली, रुपोली, औलीपुर, कन्होली गांव होते हुए बेलसंड एवं परसौनी में फैला हुआ है। सीतामढ़ी के डीएम रिची पांडे ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों की हर संभव तौर पर मदद की जा रही है। कम्युनिटी किचन के साथ मेडिकल कैंप और पीड़ितों के रहने की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ पॉलीथीन शीट का भी वितरण पीड़ितों के बीच किया गया है। पानी घटने के बाद क्षति का आकलन करके राहत वितरण किया जाएगा। बिहार सरकार और सीतामढ़ी जिला प्रशासन जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनमें लगातार राहत कार्य पहुंचा रही है। इसके साथ ही कम्युनिटी किचन भी रन किया जा रहा है। जहां पर ज़रूरत हो रही है वहां एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम बोट के सहारे लोगों को सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचा रही है। ऐसे में हमारे साथ में सीतामढ़ी के डीएम है। आइए जानते हैं क्या कुछ इंतज़ाम अभी तक किए गए हैं लोगों की सुरक्षा। देखिए, सीतामढ़ी जिले में बागमती जो नदी है उसका प्रत्याशित व्यवस्था में वृद्धि होने के कारण हमारी लगभग 27 पंचायत जो है बाढ़ग्रस्त अंचल और यहाँ पर अब हम लोग के द्वारा 28 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं, जिसमें आज लगभग 14,000 लोगों ने भोजन किया है। साथ ही हम लोगों ने सूखा राशन का लगभग 13,500 पैकेट का वितरण किया है और लगभग 6,000 पॉलीथीन शीट का वितरण किया है। और साथ ही साथ विभिन्न पंचायतों में अभी हम लोग पशु चारा वितरण, चापाकल गाड़ने की व्यवस्था, शौचालय एवं मेडिकल कैंप की भी व्यवस्था की जा रही है। जो भी मकान ढह गए हैं
या लोगों की कैजुअलिटी हुई है या फसल की जो बर्बादी है उसके लिए क्या? अभी देखिए, जहाँ तक फसल और पशु क्षति की बात है तो अभी पशुपालन और कृषि जो विभाग की टीम है उनको दोनों अंचलों में हम लोगों ने रिक्रूट कर दिया है। इसका जो आकलन है वो पैरेलल में करते जा रहे हैं। और जहाँ तक जान माल की क्षति है, अभी तक हमारी जानकारी में कोई बाढ़ से इमीडिएटली कोई ऐसे किसी के बचने की या डूबने की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। जैसे कि तो हमारे साथ अभी सीतामढ़ी के डीएम ने बताया कि लगातार जो एयर ड्रॉपिंग है वो हो रही है और इसके साथ ही जो टीम है वो भी तैनात है। पानी का स्तर कम हो रहा है और जैसे जैसे पानी का स्तर कम होगा लोगों को जो इंडेंजर्ड लोग हैं उनको बचा करके सुरक्षित स्थान पर भी लाया जाएगा, ताकि एहतियातन अभी जो बाढ़ का इलाका है, जो बाढ़ का समय है, जब तक वो निकल नहीं जाता उन्हें सुरक्षित स्थान पर ही रखा जाएगा। डीडी न्यूज़ के लिए सीतामढ़ी से संतोष कुमार के साथ मधुरेश नारायण। यूपी को देश का पहला जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाने का अभियान शुरू हो चुका है। सरकार ने 1 वर्ष में प्रदेश को जीरो पॉवर्टी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर सीएम योगी ने यूपी को गरीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हर एक पंचायत के सबसे गरीब परिवारों को चिन्हित किया जाएगा, उसके बाद उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। सीएम योगी ने कहा है कि यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जो जीरो पॉवर्टी स्टेट होगा। इसके लिए सरकार की ओर से पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। सीएम योगी ने इस महाअभियान के रोड मैप के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि किस तरह से सरकार प्रदेश से गरीबी मिटाने पर काम करने जा रही है। शासनादेश में कहा गया है कि सभी निर्धन परिवारों को भोजन, वस्त्र, अच्छी शिक्षा, चिकित्सा और मकान की उपलब्धता के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए निर्धन परिवारों के मापन सूचक बेंचमार्क पर एक ठोस डिजिटल डाटाबेस तैयार होगा, ताकि अभियान से निर्धन परिवारों की स्थिति में जो सुधार आए उसे जीरो पॉवर्टी पोर्टल पर दर्ज किया जा सके। और असम के कृषि विभाग द्वारा भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहयोग से आयोजित सतत तेल पाम खेती पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा और कार्यशाला गुवाहाटी में संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में सरकारी निकायों, निजी कंपनियों, किसानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख हितधारकों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करने और भारत में सतत तेल पाम खेती को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ लाया गया। कार्यशाला की अगुवाई में किसानों और तेल पाम उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें पाम तेल उद्योग की चुनौतियों पर चर्चा और सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार विमर्श किया गया। देश के विभिन्न हिस्सों से तेल पाम किसानों के साथ साथ पाम तेल उद्योग से जुड़े लोगों ने संवाद स्तर में भाग लिया। राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ खाद्य तेल, पाम तेल और राष्ट्रीय मिशन के कार्यान्वयन में बाधाओं की पहचान करने के लिए राज्य के प्रदर्शन की भौतिक और वित्तीय समीक्षा भी की गई, जिससे कार्यान्वयन दक्षता में सुधार के लिए भविष्य की कार्रवाई को आकार देने में मदद मिली। कार्यशाला में तेल पाम की खेती के आर्थिक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव। इस साल खरीफ मूंगफली की बुआई में इजाफा देखने को मिला है। 17 सितंबर को कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों की बुआई के ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ मूंगफली की बुआई 47,85,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ मूंगफली 43,75,000 हेक्टेयर में बोई गई थी। निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल से मई के महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 1,12,616 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 1,22,500 टन का हुआ था। यानी बीते 2 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में तकरीबन 9,000 टन की कमी देखने को मिली है। मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल मूंगफली की उपज 86,54,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 102,97,000 टन रही थी। यानी मूंगफली की उपज में साल 2023-24 के दौरान 16,43,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है।
बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंगफली भी शामिल है। मूंगफली की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 6,377 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 406 रुपए बढ़ाकर 6,783 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इस साल खरीफ सूरजमुखी की बुआई में बढ़त देखने को मिली है। चालू खरीफ सीजन में सूरजमुखी की बुआई बीते साल के मुकाबले 2000 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में हुई है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की बुआई 75,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2023 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की खेती महज 73,000 हेक्टेयर में हुई थी। बात पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसमें पिछले कृषि वर्ष से जायद मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। रबी और खरीफ सूरजमुखी की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की पैदावार 66,000 टन होने का अनुमान है, जबकि रबी सूरजमुखी की उपज साल 2023-24 में 1,01,000 टन हो सकती है। यानी साल 2023-24 के दौरान कुल सूरजमुखी की पैदावार 1,67,000 टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले कम है। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में सूरजमुखी भी शामिल है। सूरजमुखी के बीज का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 6,760 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 के दौरान 520 रुपए बढ़ाकर 7,280 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जहां एक तरफ देश के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला रुक सा गया है, तो वहीं कई जगह अभी भी बरसात जारी है। कुछ जगह पिछले दिनों हुई ज्यादा बारिश की वजह से फसलें प्रभावित हुई हैं, तो कुछ जगह अभी भी ध्यान देने की जरूरत है ताकि किसानों की मेहनत खराब ना हो। गौरतलब है कि कई बार थोड़ी सी लापरवाही से किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता है। गुजरात में भी पिछले हफ्ते अच्छी खासी बारिश हुई है। ऐसे में दक्षिणी गुजरात के बारिश संभावित इलाकों में गन्ने की फसल में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है। धान और सब्जियों के खेतों में भी जरूरत से ज्यादा पानी जमा न होने दें। लोबिया और बागवानी वाली फसलों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। वहीं दक्षिणी गुजरात के किसानों को सलाह है कि वो अरहर और कपास की फसल में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। वहीं मध्य प्रदेश में तैयार सोयाबीन, उड़द और मूंग की कटाई साफ मौसम के दौरान जल्दी पूरी करें। काटी गई फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कपास और मिर्च की फसल कमजोर हो गई होगी। ऐसे में साफ मौसम के दौरान विशेषज्ञों की सलाह से फसल में जरूरत के हिसाब से यूरिया या अन्य उर्वरक डालें। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी बोने का काम करें। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में लौकी, करेला, भिंडी और अन्य तैयार सब्जियों की तुड़ाई का काम करें। राजस्थान के किसान तैयार मूंग की कटाई जल्दी पूरी करें। यहां इन दिनों मोठ और लोबिया की कटाई भी की जा सकती है। पश्चिमी राजस्थान में सर्दियों के लिए सब्जियों की नर्सरी तैयार करने का काम करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
लहसुन वैसे तो पूरे देश में उगाया जाता है। लहसुन रबी फसल में बोई जाने वाली फसल है। इसके लिए ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक सर्दी। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अक्टूबर और नवंबर में लहसुन की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर भुरभुरा कर लें। उन्नत किस्में G1, G41, G50 और G282 हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक जरूर डालें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर यानी करीब आधा हाथ और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी चौथाई हाथ से कुछ अधिक और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई कम रखें ताकि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई कर सकें और पैरों से फसल को नुकसान ना हो। बुआई के समय खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। फसल पक जाए तो सिंचाई बंद कर दें। खरपतवार से बचने के लिए पहली निराई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद करें। साथ ही पेंडामेंथलिन की 3.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कें। लहसुन में थ्रिप्स नामक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए मेलाथियन की 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर प्रभावित हिस्से पर छिड़कें। दवाओं का इस्तेमाल आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। और आइए अब जानते हैं कुछ और खबरें। खास खबर में माँ दुर्गा की उपासना के 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र पर्व की हुई शुरुआत। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा। नए वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल SP धारकर ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। सहारनपुर में 56 साल बाद वायु सैनिक के शव का अंतिम संस्कार हुआ। विश्व के सबसे ऊंचे और दुर्गम बर्फीले युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर के पास 1968 में प्लेन क्रैश में शहीद हुए सहारनपुर थाना नानौता क्षेत्र के गांव फतेहपुर निवासी मलखान सिंह का शव कल 56 साल बाद गांव पहुंचा और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। दिल्ली में 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामदगी पर राजनीति तेज हुई। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि ड्रग्स की बरामदगी के साथ पकड़े गए किंगपिन तुषार गोयल का कांग्रेस पार्टी से है जुड़ाव। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है। कांग्रेस भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने से पीछे नहीं हट रही है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा आज सबके सामने है। तेलंगाना कांग्रेस की मंत्री का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने समांता प्रभु और नाग चैतन्य पर की है वह अशोभनीय है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहाँ की नीलो खेड़ी सीट से पार्टी उम्मीदवार अमर सिंह बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। अमर सिंह ने अब नीलो खेड़ी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी धर्मपाल को समर्थन देने का भी ऐलान किया है। कई राज्यों में जाति के आधार पर कैदियों को काम देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के नियम औपनिवेशिक मानसिकता के उदाहरण हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी। SBI ने चालू वित्तीय वर्ष में 600 नई शाखाएं खोलने का फैसला किया है। बैंक के चेयरमैन CM शेट्टी ने कहा है कि ये शाखाएं उभरते हुए क्षेत्रों में खुलेंगी। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।